Good morning everyone. My name is Abhi sir, as you all know. आज हम लोग मैनेजमेंट को लेकर सीखने जा रहे हैं व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट के। जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसके जो गुरु हैं मिस्टर फयोल, हेनरी फयोल, उनके दिए गए 14 प्रिंसिपल है। मैं आपको बता रहा हूँ ये 14 प्रिंसिपल अगर आपने लाइफ में फॉलो कर लिए, अगर आपने फॉलो कर लिए, सीरियसली आप मैनेजमेंट लेवल पे बहुत आगे जाने वाले हैं। शुरुआत करता हूं मैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसके 3 लेवल होते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्या होता है, और तीसरा होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें कोई दिक्कत? सी आप देख सकते हैं टॉप लेवल में बहुत कम लोग हैं, मिडिल लेवल में थोड़े ज़्यादा लोग हैं, लोअर लेवल में बहुत सारे लोग हैं। तो आप क्या पाने वाले हैं, आप क्या देखने वाले हैं, जो लोअर लेवल होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, मिडिल लेवल में कम लोग होते हैं, टॉप लेवल में गिनती के लोग पहुंचते हैं। तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। एक आम आदमी ज़्यादातर आपको किस लेवल पे मिलेगा? वो आपको मिलेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आने वाला व्यक्ति कौन होता है? जिसके अंदर होती है टेक्निकल स्किल्स। क्या होती हैं? टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं? किसी भी आम काम को करने का आम तरीका। नॉर्मल, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप किसी फैक्ट्री में जाइएगा, एक आम आदमी मशीनों पर काम कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस मशीन पर उस आदमी को, अगर वो आदमी नहीं आता है तो उसकी जगह कोई और काम करने आ सकता है। ये आदमी नहीं आ रहा है तो उसकी जगह कोई और आदमी काम करने आ सकता है। तो वो काम कैसा है? वो काम आम काम है, उस आदमी की एब्सेंस में भी दूसरा आदमी उस काम को कर सकता है। ये होता है टेक्निकल वर्क। एग्जाम्पल के लिए आज हज़ारों लोग कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। तो कंप्यूटर कोर्स जो आम, लाइक MS ऑफिस, आप में से हर बच्चा जानता है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो कोई और MS ऑफिस का काम करेगा। MS वर्ड की कोई फाइल बना रहे हो, अगर आप नहीं होंगे तो आपकी जगह रवि कर देगा, रवि नहीं होगा तो रवि की जगह अमन कर देगा, अमन नहीं होगा तो अमन की जगह राहुल कर देगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आपको ये देखना है कि अगर मैं कंप्यूटर सीख रहा हूं तो मुझे कुछ ऐसा सीखना है जो मेरी जगह कोई और ना कर पाए। समझ में आया? आपको आम से खास, आम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वही चीज बनाएगी जो काम आपकी जगह कोई और ना कर पाए। हम होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन के स्किल सीख रहे हैं, कटिंग। आप देखिए, आप कटिंग जो सीख रहे हैं, 1000 बच्चे होंगे तो 1000 के हज़ारों को कटिंग आती होगी, लेकिन आपको क्या सीखना है? आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, औरों से ज़्यादा, औरों से अच्छी, औरों से कम समय में। इसके लिए चाहिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स। कोई भी डिश जो बहुत फेमस है इंडिया में, कोई भी क्यूजीन जो बहुत फेमस है इंडिया में, उसको और अच्छे ढंग से और कम समय में कितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, ये आपको बनाएगा सुपर ह्यूमन। गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर टेक्निकल स्किल का क्या है, टेक्निकल स्किल लोगों को आती है, वो कोई भी कोर्स कर ले। अगर वो इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर वाली चीज़ों से पता ही होंगी, अगर वो MBA कर रहा है तो MBA वाली चीज़ों से पता ही होंगी। आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो 1000 बच्चे तो 5000 बच्चे तो 5000 को बेसिक चीज़ें पता ही होंगी। लेकिन आपको अगर अलग बनना है तो आपको टेक्निकल स्किल्स में और महारत हासिल करनी पड़ेगी। इसमें एक चीज़ जो मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, जो आपको टेक्निकल लोगों से अलग कर देती है पूरा, वो है पीपल स्किल। क्या? पीपल स्किल गेम चेंजिंग स्किल है गाइस। पीपल स्किल गेम चेंजिंग स्किल है। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आपने पीपल स्किल समझ ली। पीपल स्किल के लिए सिंपल सा फर्स्ट पॉइंट, जो आप शायद यकीन ना करेंगे अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लोगों से अलग बनना।
लोगों में ज़्यादातर क्या है? एक आम आदमी में ज़्यादातर क्या मिल जाएगा? गुस्सा। और क्या मिल जाएगा? ईगो। और क्या मिल जाएगा? एटीट्यूड। और क्या मिल जाएगा? कुछ ना होने पर भी घमंड, वही ईगो। कुछ ना होने पर भी घमंड यानी एटीट्यूड। आम सोच, आम सोच, छोटी सोच, आम सोच, सेम। नेगेटिव बिहेवियर, रूडनेस, मेरी बात समझ रहे हो? छोटे सपने, छोटे सपने, छोटी सोच, गॉसिपिंग। तो भैया ये आपको छोड़ना है, ये आपको छोड़ना है। यहाँ से बाहर निकलते ही मौसम आपको गुस्सा दिलाने वाला है, बाहर नीचे बैठे हुए लोग आपको गुस्सा दिलाने वाले हैं, फिर पार्किंग में आपकी टेढ़ी साइकिल या टेढ़ी बाइक गुस्सा दिलाने वाली है। बाहर जाते ही यहाँ से अपने घर तक पहुँचने वाले 500 लोग और मिलेंगे जो आपको गुस्सा दिलाने वाले हैं। घर में घुसते ही पेरेंट्स, भाई बहन आपको गुस्सा दिलाने वाले हैं। बैग आप यहाँ रखे गए थे, वहाँ कैसे हो, ये चीज़ आपको गुस्सा दिलाने वाली है। तो आपको 24 घंटे में मेरे ख्याल से 24,000 बार आपके पास कारण होंगे गुस्सा होने के। अपने आप को कंट्रोल करना है। पीपल स्किल यहाँ से शुरू होती है। जब जब कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा हो, किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, किसी को मौका मिल रहा हो, कोई आगे बढ़ रहा हो, तो वहाँ पर जेलस की जगह उसके लिए क्लैप करना सीखें, उसके साथ सेलिब्रेट करना सीखें, उसके मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीखें। शुरुआत में नहीं होगा, दिक्कत होगी। दीपक आर यू गेटिंग? शुरुआत में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन करना सीखें। इससे इंटरनल बिहेवियर आपका चेंज होगा, सुपर ह्यूमन स्किल्स में आपको ले जाएंगे। कुछ गलत? एटीट्यूड, एटीट्यूड का जो असली मतलब है वो देखने का नजरिया, दृष्टिकोण। हिंदी है एटीट्यूड की दृष्टिकोण, 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 दृष्टि का कोण। आप अपने दोस्त को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप एक लड़की को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप एक कोर्स को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप एक परिस्थिति को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आपका एटीट्यूड। तो इसको मैंने अभी आपको शुरू करने से पहले सेशन में बताया था, आपको इसे बदलना है। आपको कैसा करना है? पॉजिटिव एटीट्यूड करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब हर चीज़ के प्रति एक अलग नज़रिया बना लें अपना। इस पर आपको बैठकर काम करना पड़ेगा। आपका माइंड ज़्यादातर डिस्ट्रैक्ट किससे होता है? आपका माइंड किससे भटकता है? उस चीज़ को लिखें और अपने आप से वादा करें कि मैं ये नहीं, माइंड मेरे इससे भटकता है तो भटकने से बचने के लिए मैं ये करने वाला हूँ। तो आपका इंटरनल एटीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि जो आप अंदर होते हो या बाहर होते हो, ये पीपल स्किल है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़, जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक हैं वो पढ़ना शुरू करें। जितनी भी सेल्फ है, ये मैं अपने हर वीडियो में अपने हर बच्चे को बताता हूँ। आपको अगर ज़ीरो टू हीरो बनना है तो ये आप शुरू कर दीजिए। सेल्फ हेल्प बुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प। ये आपको अंदर से चेंज करती है, आपको अंदर से बदलती है। क्योंकि शायद अभी सर आपके साथ हमेशा नहीं होंगे, और टीचर आपके साथ हमेशा नहीं होंगे, और मेंटर्स आपके साथ हमेशा नहीं होंगे, बट ये बुक आपके साथ हमेशा नहीं है। 150, 200, 300 रुपये की बुक मिल जाती है। वो फालतू पार्टी जो आप कर रहे हैं, ट्रीट दे रहे हैं अपने फ्रेंड को, वहाँ 500, 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 200, 150 रुपये खर्च कर रहे हैं, उसकी एक बुक ले लीजिए। वो एक बुक शायद आपके लिए बहुत कुछ ला के दे देगी भविष्य में, ये बहुत कुछ बदलेंगे आपके लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, बुक्स को पढ़ना शुरू करें। बुक्स पूरी नहीं पढ़ पाते हैं, पूरी ना पढ़ें। आप तो बस ऐसे लें, कोई भी एक पेज खोलें और शुरू कर दें। ये ना सोचे इससे क्या सीखूंगा सर, शुरुआत ऐसे ही करें, थोड़े थोड़े से शुरुआत करें। और अच्छा कर सकते हैं तो इसका इंडेक्स निकालें, कोई भी जो चैप्टर आपको पसंद हो उस चैप्टर को पढ़ें। बस ज़रूरी नहीं पूरा पढ़ें, एक पेज पढ़ दें, आधा पेज पढ़ लें, 2 लाइन पढ़ लें, बट डेली आदत ज़रूर डालें। कोई भी दिन आपका बगैर अच्छी बुक के पेज या लाइन को पढ़े हुए जाए ना। इतना सा शुरू कर दीजिए, बस एक बार शुरू कर दीजिए, फिर ताकत देखिए आपके इंटरनल बिहेवियर कहाँ से कहाँ बदलाएगा आपको। राइट? तो पीपल स्किल में बहुत सारी चीज़ें, इसके ऊपर अलग से एक दिन वीडियो बनाऊंगा, मैं सेशन लेंगे जिसमें आपको और अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है, आप जो यहाँ सीख रहे हैं बच्चों, वो है टेक्निकल स्किल्स। दुनिया के हर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आपको सिखाई जाएगी टेक्निकल स्किल्स। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस टेक्निकल स्किल्स में और ज़्यादा महारत हासिल करके पीपल स्किल को कैसे आप ग्रैब करें। टेक्निकल स्किल
टेक्निकल स्किल वाले की शारीरिक मेहनत बहुत होती है। क्या होती है? फिजिकल हार्डवर्क बहुत होता है, इसलिए उसे कम पैसा मिलता है। लेकिन जो आपकी पीपल स्किल है, ये मेंटल हार्डवर्क बहुत है, ये मेंटल हार्डवर्क बहुत है, इसलिए इसे ज़्यादा पैसा मिलता है। यहाँ पर एक काम को करने के लिए एक ही व्यक्ति चाहिए, यहाँ पर एक काम को करने के लिए एक ही व्यक्ति चाहिए, लेकिन वो करवाता 500 लोगों से। यहाँ एक व्यक्ति 500 को हैंडल करता है, या एक व्यक्ति सिर्फ अपने आप को हैंडल करता है और वो अपने आप को भी हैंडल नहीं कर पाता है। वो 8 घंटे में भी 3 घंटे का काम करता है। कॉलिंग अंडरस्टैंडिंग? हाँ, कट इट, नो इशू। तो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल स्किल्स एंड पीपल स्किल्स। अंतर सिर्फ इतना ही है कि आप आम बन के रहना चाहते हैं या खास बनना चाहते हैं। खास बनना है तो पीपल स्किल, लोगों के व्यवहार को समझना शुरू करें, लोगों को जानना शुरू करें, लोगों की पर्सनालिटीज़ को समझना शुरू करें, लोगों के इमोशंस को जानना शुरू करें। ये आपको हेल्प करेगा एक अच्छा मैनेजर बनने पे और एक अच्छा लीडरशिप लेने का। राइट? तो शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख दिए हैं। मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संगठन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करना। डायरेक्ट करना मतलब दिशा निर्देश करना, क्या काम कैसे कैसे होना है वो दिखाना लोगों को। क्या काम कैसे कैसे होना वो लोगों को दिखाना, क्योंकि करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये काम कैसे होना है, तो वो कैसे कर पाएंगे? कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्शन देना। आपने मूवीज़ देखी होंगी, मूवीज़ जब शुरू होती हैं तो उसमें नंबरिंग चलती है, नंबरिंग ख़त्म होती है, सबसे एंड में आता है डायरेक्टेड बाय गुड्डू धनोआ, डायरेक्टेड बाय यशराज, डायरेक्टेड बाय व्हाट शेट्टी, संजय लीला भंसाली, सुनील शेट्टी, व्हाट्सोएवर, जो भी डायरेक्टर होते हैं, उनका काम क्या होता है? काम करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। डायरेक्टर, डायरेक्शन क्यों आया उनका? डायरेक्टर नाम क्यों आया? क्योंकि वो सभी लोगों को बताते तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम ये करना है, इतने बजे आना है, ये करना है, ये करना है। तो डायरेक्शन जब अच्छा होता है ना किसी भी व्यक्ति का, और जिसका खुद का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, वो डायरेक्ट बहुत अच्छा कर सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपको मैनेजमेंट सीखना है तो आपको मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल होगा, आप टाइम पर आएंगे तो आप दूसरे को टाइम से आने के लिए बोल सकते हैं। आप ग्रूम्ड होंगे तो आप दूसरे को ग्रूमिंग के लिए बोल सकते हैं। आप जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आपका जिस चीज़ पे कंट्रोल है, आप और लोगों को उस चीज़ पे कंट्रोल कर पाएंगे। आप उस चीज़ का कंट्रोल लोगों को बताएंगे। अंडरस्टैंड? आप मेरी तरफ फोकस करिए, कैमरा चलने दीजिए। प्लानिंग, किसी भी चीज़ की प्लानिंग अगर अच्छी नहीं है, किसी भी चीज़ की प्लानिंग अच्छी नहीं है तो शायद वो चीज़ अच्छी नहीं बन सकती। आपने देखा होगा जब घर में मम्मी पापा घर बनाने के लिए क्या एकदम बात करना शुरू कर देते हैं, एकदम पैसा इकट्ठा करके बनवाने लगते हैं? नहीं, वो कम से कम आपने देखा होगा 6 महीने पहले शुरुआत करते हैं बात करने की, या 1 साल पहले बात करते हैं, हम ऐसा घर बनवाएंगे, हम वैसा घर बनाएंगे, मैं यहाँ ऐसी खिड़की बनवाऊंगा, मैं यहाँ ऐसा वॉशरूम बनवाऊंगा, मैं यहाँ ऐसा किचन बनवाऊंगा। मम्मी बोलती है मैं तो किचन में ऐसा सामान लगवाऊंगी, मैं तो ये ऐसा करवाऊंगी, मैं ऐसा। आप भी बोलते हैं मेरा भी रूम ऐसा रहेगा, ऐसा मैं सोफ़ा लगाऊंगा, ऐसा बेड। एम आई राइट और रॉन्ग? नो इशू, लीव इट, ओपन इट, ओपन इट। समझ में आया? तो लीव इट, लीव इट, लीव इट बेटा, लीव इट, नो इशू। तो प्लानिंग अगर नहीं होती है तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। आप लोग की प्लानिंग थी कि आज इंस्टीट्यूट आना है तो आप आज इंस्टीट्यूट आ गए, और लोगों की प्लानिंग खराब थी इसलिए उनको एक्सक्यूज मिल गए बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ जब आप अच्छे से कर रहे हैं, प्लानिंग है, जिसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी कि मेरे को प्लेसमेंट ये चाहिए, वो प्लानिंग के तौर पे चलेगा तो आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन ज़बरदस्त होगा, आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा। प्रोवाइडिंग दैट यू हैव टू हैव अ प्लान फॉर यू। आप सबके प्लान हमारे इंस्टीट्यूट के हाथ में ना होकर के आपके प्लान आपके हाथ में होने चाहिए, तो आप और अच्छा प्लेसमेंट ले पाएंगे। बीइंग अ इंस्टीट्यूट हम लोग आपको एक कॉमन प्लेसमेंट देंगे, कॉमन से थोड़ा अच्छा देने की कोशिश करेंगे। एक आदमी होगा जो बहुत अच्छा ले पाएगा, लेकिन आप सब ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली तो आप बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले पाएंगे। ये कहीं ना कहीं आपके हाथ में है, जो कि कड़वा सच है। राइट? मे आई टेक कॉफ़ी इफ यू डोंट माइंड? शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों, आप लोग भी, जिससे हम हिंदुस्तान के उन बच्चों को भी पहुंचा पाएं जो पैसे की कमी के कारण
कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी थोड़ी मदद कर पाए। ओके, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। सुबह आने में लेट वही होता है जिसका ऑर्गेनाइजिंग स्किल अच्छी नहीं है। स्किल मतलब काम करने का तरीका, ऑर्गेनाइज करने का तरीका। जो रात में अपनी ड्रेस को अच्छे से प्रेस आयन वगैरह करके रख देगा, बैग वगैरह सेटअप करके रख देगा, टाई बेल्ट अपना आईडी कार्ड एक जगह रख देगा, क्या वो लेट होगा? उसे पता है मेरे भैया बाइक ले गए तो मुझे साइकिल से जाना है, ऑटो से जाना है, तो अपने माइंड में पहले ही प्लान कर लेगा, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेगा कि वैसे मैं बाइक से जाता हूँ तो 10 मिनट में पहुँच जाता हूँ, अब बाइक नहीं है तो कल मैं ऑटो से जाऊँगा तो मुझे 1 घंटे पहले निकलना है। तो आपने अपने आप को क्या किया? ऑर्गेनाइज किया, इकट्ठा किया, पहले से ही तैयार किया, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज, राइट? तो किसी भी कंपनी में आपको डायरेक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए, कंट्रोल करना चीज़ों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, प्लानिंग बहुत अच्छी से होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को एकत्रित करना, समय के अनुसार करना आना चाहिए, फॉरकास्ट करना। फॉरकास्ट क्या होता है? भविष्य देखना। फॉरकास्ट मीन्स क्या होता है? भविष्य देखना। जैसे कि मैं फॉरकास्ट कर पाता हूँ कि आप लोग आने वाले 2 साल में कैसी ड्रेसेस में होंगे, क्या इंग्लिश बोल रहे होंगे, क्या ज़बरदस्त लेवल पे होंगे, और मैं फॉरकास्ट ये भी कर पाता हूँ कि आप में से कई लोग मुझे भी शायद ऑफ़र करेंगे, सर प्लीज़ हमारे होटल में आइए और स्टे करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा मैं फॉरकास्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे कंपनीज में होंगे, अच्छे प्लेसमेंट्स होंगे आपके। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये क्या है? फॉरकास्ट। फॉरकास्ट मतलब जब आपको अपने काम पर, अपने ऊपर विश्वास होता है तो आपका देखने का नज़रिया भविष्य के प्रति बहुत बदल जाता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। आप देख पाते हो आगे 1 दिन में क्या रिजल्ट मैं दे पाऊंगा, मेरी टीम क्या रिजल्ट दे पाएगी, आगे 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में क्या रिजल्ट मेरी टीम दे पाएगी, और इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो अभी प्रेजेंट में अपनी कंपनी को, कंपनी के प्रति भविष्य देख पाना, किसी बच्चे का, किसी जैसे हम फॉरकास्ट कर पाते हैं इस बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है, इस बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जिस बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं लग रहा है मन में, उसके प्रति स्ट्रैटेजीज चेंज करना, उसके प्रति उसको समझाने, उसको पढ़ाने का तरीका चेंज करना, जिससे वो भविष्य में आगे बढ़े, राइट? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दीपशिका में एक बार हाई करवा दीजिए बच्चों से। आप लोग हाई कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, एंड थम्स अप कर दीजिएगा, जिससे और सारे लोग शेयर ज़रूर कर दें। क्या कर दें? शेयर ज़रूर कर दें। ओके, चलिए। तो ये तो थी, आई होप आपको मैनेजमेंट समझ में आया होगा। किसी कंपनी में ये चीज़ें होना आम नहीं, आम से बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फयोल। हेनरी फयोल के ये 14 प्रिंसिपल अगर आपने अपने माइंड में डाल लिए, आपको कोई रोक जाए, मैं सच बता रहा हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को पार्ट्स में ज़रूर डिवाइड कर दें। आपको अगर 1 दिन का टास्क मिला, आप देखेंगे जो बेस्ट मैनेजर्स होते हैं, बेस्ट लीडर मैनेजर्स होते हैं, वो अपने पूरे 5 साल के काम को सालों में डिवाइड कर देते हैं, सालों के काम को 6-6 महीने में डिवाइड कर देते हैं। आप बड़ी कंपनीज में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे 2022 चल रहा है, 2027 तक का प्लान है। उन्होंने 2027 तक क्या अचीव करना है, सालों में तोड़ रखा है, 6 महीने में तोड़ रखा है, महीने में तोड़ रखा है, हफ्ते में तोड़ रखा है, दिन में तोड़ रखा है, दिन को भी 5 भागों में तोड़ रखा है। क्योंकि जब चीज़ें डिवाइड होती हैं ना हिस्सों में, तो बड़ा मज़ा आता है, आपको पता ही नहीं चलता कब कितना काम करना है। तो जब भी आपको लगे कि ये काम बहुत बड़ा है मेरे लिए, उसको क्या करना है? डिवाइड कर दीजिए, उस काम का विभाजन कर दीजिए। आपने देखा होगा यहाँ हम लोग जब कोई इवेंट करते हैं तो चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं, ये सेक्शन आपका, ये सेक्शन आपका, ये सेक्शन आपका। तो जब डिवाइड है, सबको सबके काम पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब काम डिवाइड नहीं होता है, सुबह से लेकर शाम तक या पूरे महीने आपको पता नहीं होता है कि मुझे क्या काम करना है, तो वहाँ कन्फ्यूजन होती है। जहाँ कन्फ्यूजन है वह रिजल्ट अच्छे आएंगे ही नहीं, राइट? तो आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बुक है, कोई कोर्स है, कोई, जैसे आज अभी मैं आपको ये हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको फिर एक क्रैश दूंगा। उसके बाद आपने देखा वो लास्ट टाइम मैंने फ्रंट ऑफिस स्किल छोड़ दी थी, उसको कराएंगे हम लोग। एक सेशन आपका वो हो गया, एक सेशन ये, अगला एक और सेशन, पूरा दिन बीत गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। नींद आ रही हो तो अलग बात है, अगर हल्की फुल्की नींद है तो आप खड़े हो सकते हैं, नो इशू, ह्यूमन नेचर है, बैठे बैठे नींद आने लगती है। नेक्स्ट इज
बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत दो बड़े ताकतवर वर्ड हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी आपको दी जाती है। अथॉरिटी क्या होती है? दी जाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। अथॉरिटी आपको दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमने कैप्टन बनाए। कौन कौन है कैप्टन? रवि इज अ कैप्टन एंड अनीश इज अ कैप्टन, रवि इज अ वाइस कैप्टन। तो ये आपको अथॉरिटी दी गई है यहाँ पर, आप जो भी आपको बताया गया है वो आप करें और वो लोग मानेंगे। लेकिन बाकी लोग उस चीज़ को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या नहीं लेते हैं? आपको यहाँ से अथॉरिटी तो मिल गई, लेकिन क्या आपने अंदर से उस काम को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी किया? नहीं किया। रिस्पॉन्सिबल होकर किया नहीं किया? तो कहीं पर भी आपको दो चीज़ निभानी है, एक अथॉरिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या है? जब आप कहीं मैनेजर होंगे तो वो आप लोग आपकी बात मानेंगे ही मानेंगे। हो सकता है आपको लगे कि यार इसके अंदर तो स्किल्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। होता है ना, कभी कभी आपके ऊपर कोई ऐसा बंदा होता है जो उतना स्किल्ड नहीं है। आप जब काम करने निकलेंगे आगे चल के तो आप देखेंगे यार ये तो मुझसे भी, इसे तो मुझसे ज़्यादा आता ही नहीं है, ये तो मुझसे गया गुजरा है। लेकिन आपको उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो आपसे ऊपर है, उसको पोस्ट मिली हुई है, क्योंकि वो अथॉरिटी है वहाँ की। समझ रहे हैं? पुलिस से हम डरते क्यों हैं? क्योंकि उसको अथॉरिटी होती है वो एक्शन लेने की। समझ रहे हैं? घर में मम्मी पापा अथॉरिटी होते हैं, इसलिए हमें उनकी बात माननी पड़ती है। उनकी बात नहीं मानेंगे तो ना खाना मिलेगा, ना पीना मिलेगा, ना कपड़े मिलेंगे, ना पैसे मिलेंगे। समझ रहे हो? कुछ बात हम जानबूझ के मानते हैं। हम बाहर लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, दंगा नहीं करते हैं, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमने अंदर से जिम्मेदारी ली हुई है, अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। मेरी बात समझ में आ पा रही है? तो यहाँ पर हेनरी फेल ने बताया है कि आपको बैलेंस करना है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच। किसी भी काम में अगर अथॉरिटी नहीं होगी तो वो काम नहीं चल सकता। इस इंस्टीट्यूट में अगर कोई अथॉरिटी नहीं होगी, मैं नहीं होऊंगा, वसीम सर नहीं होंगे, दीपशिखा मैम नहीं होगी, तो शायद चीज़ें सही नहीं चल पाएंगी। किसी क्लास में, आपकी क्लास में अगर कोई अथॉरिटी नहीं होगा, अथॉरिटेटिव पर्सन नहीं होगा, जो कि अनीश है या फिर रवि हैं, तो शायद आप कंट्रोल नहीं करेंगे अपने आप को। कहीं भी किसी भी ग्रुप में कोई फंक्शन चल रहा हो, आपने देखा होगा कहीं शादी चल रही होती है तो मामा जी या फूफा जी या फिर जो दादाजी होते हैं वो एक अथॉरिटेड है, इसे ऐसे करो, उसको वैसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। गुस्सा भी करते हैं, नहीं कर पा रहे तो डांट भी लगाते हैं, क्योंकि वहाँ वो अथॉरिटी दिखा रहे हैं। खुद कर रहे हैं क्योंकि अंदर से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो यहाँ बताया गया है किसी भी कंपनी में, किसी भी टीम में एक तो अथॉरिटेटिव पर्सन होना चाहिए, अथॉरिटी ज़रूर देनी है, प्लस बाकी के सारे लोग ऐसे होने चाहिए जो जिम्मेदारी ले सकें। मान लीजिए इस समय मैं एक अथॉरिटेटिव पर्सन हूँ क्योंकि मैं आपसे सीनियर भी हूँ, मेरा काम भी है आपको पढ़ाना, तो यहाँ मैं दोनों चीज़ निभा रहा हूँ। मुझे जाने की जल्दी नहीं है, अथॉरिटी हूँ, साथ में इंटरनल मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्ले कर रहा हूँ अपनी। और आप सब जो बैठे हुए हैं कुछ तो वैसे ही बैठे हुए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठे नहीं, सीखना है अंदर से आप क्या आ रहा है। तो आपको अपनी टीम में दो चीज़ ज़रूर बैलेंस करनी है। आपकी टीम में एक तो अथॉरिटेटिव पर्सन ज़रूर देना है जब जब कोई भी काम आपको करना हो, जब जब कोई भी आपकी टीम हो, और बाकी के लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना ज़रूर होनी चाहिए। डन? थर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में मैंने आपको बताया था। डिसिप्लिन किसी भी काम को करने के लिए सशक्त होना, अनुशासन होना, अंदर से शासन आना, अंदर से उस काम को करने की भावना आना। जब आप अंदर से उस काम को करने की भावना लाते हैं तो आप टाइम से पहले होते हैं, आप हर काम को 100 गुना ज़्यादा करने की क्षमता रखते हैं, आप किसी काम को, किसी व्यक्ति को अपने से ज़्यादा सम्मान देने की शुरुआत करते हैं, आप अपने काम को हद से ज़्यादा विश्वास से करने की इच्छा रखते हैं। ये होता है डिसिप्लिन। और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपको डिसिप्लिन ज़रूर मेंटेन करना है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है तो चीज़ें ख़राब होंगी, और चीज़ें ख़राब होंगी तो चीज़ें चल नहीं पाएंगी या चीज़ें नहीं चलेंगी। राइट? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? आपको याद होगा छुट्टी होती है फिर भी हम लोग को डालना पड़ता है छुट्टी है।
इंटरवल आपको पता है कि अब इंटरवल है, लेकिन फिर भी हम लोग को बताना पड़ता है ओके गाइज नाउ इट्स इंटरवल। आपको पता है 15 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ता है ओके गाइज फिनिश कम ऑन। तो यह है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब किसी भी टीम में एक कमांड आपको देती रहनी पड़ेगी। लोगों को पता है उनकी जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी आपको उन्हें कमांड दे देकर उनकी क्षमताओं को याद दिलाना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद दिलाना, उनके काम को याद दिलाना है, उनके वो जो भी उनकी जिम्मेदारी है उनको वो याद दिलाते रहना है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो यूनिटी ऑफ कमांड को लेकर के बहुत सारी बातें वो आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? दिशा निर्देशन, रास्ता दिखाने की भावना। हर किसी को हर किसी का रास्ता क्लियर होना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को, आप अगर हाउस कीपिंग स्टाफ में हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको इतने बजे आना है, ये काम करने, ये करके यहाँ तक इतने बजे चले जाना है। अगर आप हर व्यक्ति को, जिस भी आप जॉब में हैं, जिस भी काम में हैं, आप एज ए मैनेजर हैं, अगर आप उस व्यक्ति को वहाँ पर एक अच्छा दिशा निर्देशन, एक अच्छी दिशा दे पाते हैं, तो आप वहाँ पर एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं काम में, वहाँ सारा काम चलेगा। आपको अगर ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए और आपको पता ही नहीं हो इंटरव्यू कितने बजे होगा, कैसे होगा, कौन लेगा, किससे मिलना है, किससे मिलूँ, कहाँ जाऊँ, तो क्या आप अच्छे से अपने इंटरव्यू को दे पाएंगे? आपको एक पेपर मिल गया, आपको चीज़ मिल गई, आपको व्हाट्सएप मिल गया, आपको एक मेल मिल गया जिसमें पता चल गया 8:30 to 1:30 ITC मुगल आगरा, मीट मिस्टर सौरभ बगी। तो आप क्या करेंगे? यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, आपके पास डायरेक्शन है, तो आपको पता है 10:30 पे पहुंचना है, तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप 9:45 पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पूछेंगे सर HR ऑफिस किधर है, तो आपको बताएंगे इधर है। तो सारी चीज़ कैसी होगी? स्मूथ होगी। वहाँ वेट कर रहे हैं, आपको पता है 1:30 बजे तक मुझे वेट करना ही करना है, 1:30 बजे तक वो आके बोल देते हैं 2 घंटा और वेट करना पड़ेगा, मतलब एक डायरेक्शन और मिल गया। अगर कोई बताने नहीं आएगा तो फिर आपका माइंड अपसेट, कन्फ्यूजन। एम आई राइट और रॉन्ग? तो सेम जब आप कहीं भी काम कर रहे हो तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैनेजर होने के नाते आपको अपनी टीम को एक डायरेक्शन ज़रूर देना है, कब, कहाँ, कैसे कैसे कैसे, राइट? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। देखिए, कहीं भी जब हम काम करते हैं तो कुछ हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ हमें जनरल इंटरेस्ट पे काम करना होता है। कभी कभी हमें ज़्यादातर जो काम करना पड़ेगा वो जनरल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जनरल इंटरेस्ट क्या है? आपको पता है कि जब आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपके पास 4 मेजर डिपार्टमेंट है: हाउस कीपिंग, प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विसेज, फ्रंट ऑफिस। हो सकता है आप फ्रंट ऑफिस में काम करने के लिए गए लेकिन हाउस कीपिंग मैनेजर नहीं आया है और आप टैलेंटेड हैं, तो आपका जो मैनेजर है वो क्या बोल सकते हैं? साहिल, गो टुडे हैंडल हाउस कीपिंग। तो ये क्या है? जनरल इंटरेस्ट। तो आपको जनरल इंटरेस्ट भी बनाए रखना। नहीं सर, मैं तो फूड प्रोडक्शन में हूँ सर, मैं तो इसी में रहूँगा सर, मैं नहीं कर पाऊँगा सर। तो आपको लोगों के अंदर जनरल इंटरेस्ट की भावना जागृत करनी है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट उनका पहचानना है। लोगों को वहाँ ज़्यादा डायरेक्ट करना है जहाँ वो करना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, लेकिन जनरल इंटरेस्ट के लिए भी उन्हें मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि जब तक जनरल इंटरेस्ट नहीं होगा उनके अंदर, आप एक ही काम को लगातार करते रहेंगे तो आपके अंदर एक मोनोटोनसनेस आ जाएगी, बोरियत आ जाएगी। आप अपने इंटरेस्ट के साथ साथ जब तक और चीज़ों में ट्राई नहीं करेंगे तब तक एक स्ट्रगल एक्सपीरियंस आपके अंदर नहीं आएगा, जो झाड़ूपन नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? yes, इसलिए मैं अपने हर बच्चे से ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ डोंट स्टिक ऑन वन थिंग, एक ही चीज़ से ना चिपके रहें। मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले तो ट्राई समथिंग न्यू, कुछ और भी ट्राई करें, दूसरा डिपार्टमेंट भी ट्राई करें। ट्राई का मतलब आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब आप अपने आप को चैलेंज करते हो, जब आपको अपने आप को चैलेंज करते हो, अपनी सोच को चैलेंज करते हो, अपने मन को चैलेंज करते हो, अपनी भावनाओं को, इमोशंस को चैलेंज करते हो, वहाँ से आपका सीखना शुरू होता है। जो आपको पसंद है उसको तो आप लगातार 10 घंटे 20 घंटे कर सकते हो, लेकिन चैलेंजेस तब आएंगे जब आप जिस चीज़ को आप नहीं चाहते उसको भी लगातार और करने की कोशिश कर रहे हो, और करने की कोशिश कर रहे हो, अपने इंटरेस्ट को इकट्ठा कर रहे हो, अपने को डायरेक्शन दे रहे हो, अपने को डिसिप्लिन कर रहे हो, वहाँ सीखने को मिलता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो यहाँ थोड़े से कहीं ना कहीं आम आदमी इस चीज़ में फेल हो जाता है, लेकिन एक मैनेजर का काम है
कि एक अपनी टीम के अंदर इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर भी ध्यान दें और उनके जनरल इंटरेस्ट पर ध्यान दें। आप देखेंगे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसे ही मिलेगी जिसने अपने काम में चैलेंज लिया है। भविष्य में आपको ऐसे मौके मिलने वाले हैं, शायद आप देखेंगे आप में से कई सारे बच्चे फ़ोन भी करेंगे, सर हूँ तो मैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर, लेकिन मुझसे बोला गया है F&B मैनेजर बन के जाओगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं इस चीज़ पे कमेंट ज़रूर करिएगा। जितने भी एक्सपीरियंस लोग सुन रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ या बड़ी या छोटी कंपनी कोई भी हो, वो आपको मौका तब देगी जब वो ये चाहेगी कि मेरे को ये व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंट, एक ही बार में बहुत सारे टैलेंट, ये फ्रंट ऑफिस भी हैंडल कर सकता है, ये हाउस कीपिंग भी हैंडल कर सकता है। और आप भी अपने साथ उसी व्यक्ति को आगे बढ़ाओगे जो रिजर्वेशन भी हैंडल कर ले, रिसेप्शन भी हैंडल कर ले, पेपर वर्क भी हैंडल कर ले। तो जो व्यक्ति ज़्यादा जिम्मेदारी लेता है लोग उसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लोग वो हारते हैं, लोग वो हारेंगे भविष्य में जो सिर्फ एक ही चीज़ से स्टिक रह जाते हैं, नहीं सर मैं तो रिजर्वेशन ही हैंडल करूँगा, सॉरी सर। तो माइंड में सोच रहे हैं ओके थैंक यू, स्टे देयर, लेट्स फाइंड आउट समबडी एल्स। क्योंकि हम अपने साथ अपनी कंपनी में उन व्यक्ति को रखना चाहते हैं अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे, जो एक बार में कई सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। हाउएवर आपको सैलरी सिर्फ इसलिए दी जाएगी कि आप एक काम को एक अच्छे तरीके से करें बस, लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक ही बार में 2 से 3 काम, 4 काम, 5 काम, मल्टी पर्पज़ ऑफ वर्क आपको आना चाहिए। ये मैं आपको कड़वा सच बता रहा हूँ। परफेक्शनिस्ट हो सकता है आप एक में होंगे, लेकिन उसके साथ आपको और जगह और डिपार्टमेंट्स में काम करना आना चाहिए। इसीलिए मैं अपने हर बच्चे को बोलता हूँ वर्क इन ऑल 4 मेजर डिपार्टमेंट्स विद एंथुजियाज्म। आपका फेवरेट एक है लेकिन काम आपको चारों में आना चाहिए। फेवरेट एक है लेकिन दिल चारों में लगाइए, क्योंकि प्रमोशंस और भविष्य में बिजनेस आपको चारों से बढ़ेगा। भविष्य में कभी आपको बिजनेस करना पड़ा, आपने कोई रेस्टोरेंट लिया, तो क्या सिर्फ आप शेफ बनकर ही उसको चला सकते? नहीं, आपके पास आपको सेल्स भी आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए, आपको फ्रंट ऑफिस डील करना भी आना चाहिए, आपको हाउस कीपिंग भी आनी चाहिए, आपको F&B भी आना चाहिए, आपको प्रोडक्शन भी आना चाहिए। जब आप एक बिजनेस को लीड करेंगे तो वहाँ एक स्किल काम नहीं करती, यू हैव टू वर्क विद मल्टी स्किल्स। एंड दिस इज़ व्हाट, जब आप अपने आप को ओपन रखते हो, यू नो अलाउ योर सेल्फ टू टेक चैलेंजेस, पीपल गिव्स यू अपॉर्चुनिटी। सिर्फ लोग ज़्यादातर यहीं फेल हो जाते हैं अपॉर्चुनिटी लेने में, बिकॉज दे स्टिक ओनली वन थिंग, राइट। अब बात करते हैं हम लोग रीम्यूनरेशन की। रीम्यूनरेशन का मतलब होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्किंग, आप भी हार्ड वर्किंग होने चाहिए एज ए मैनेजर, आपकी टीम भी हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क का तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। देयर इज़ नो ऑप्शन एक्सेप्ट रेम्यूनरेशन। जैसे हिंदी में बोलते हैं परिश्रम, लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में मैं आपको अंतर बताना चाहूँगा। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों में पीछे क्या लगा हुआ है? वर्क। क्या लगा हुआ है? वर्क। तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। स्मार्ट वर्क वही बहुत अच्छे से कर पाता है जिसने परिश्रम बहुत ज़्यादा किया हो, जिसने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया हुआ। अब आपके ऊपर है, आप उस हार्ड वर्क को 10 साल में कर लें या 10 साल के हार्ड वर्क को 1 ही साल में कर लें। जो जितना हार्ड वर्क कम समय में कर लेगा वो कम समय में स्मार्ट वर्क सीख जाएगा। मैं अपने हर स्टूडेंट से बोलता हूँ, जब आप ट्रेनिंग पर हो 4 महीने की, तो 4 महीने में 12 महीने 16 महीने के बराबर काम करके आइए। क्योंकि एक दूसरा बच्चा अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके 12वां महीना जब शुरू कर रहा होगा, तब तक आप उस ट्रेनिंग की बराबर सीख के आप अपना स्मार्ट वर्क शुरू कर रहे होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? जब 6 महीने की जॉब ट्रेनिंग होगी आपकी, तो 10 महीने, उस 6 महीने में आप फिर 24 महीने के बराबर काम कीजिए। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, आपको अलाउ भी नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना भी पड़ेगा, बुक्स यूज़ करनी पड़ेगी, वीडियो सुनने पड़ेंगे, अपने मैनेजर से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। वहाँ ऑन फिजिकली आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आपका शरीर दर्द कर रहा होगा, आपकी आंखें दर्द कर रही होंगी, आपके पैर दर्द कर रहे होंगे, आपके पैर छिल रहे होंगे, आपके हाथों में से कपन हो रही होगी, आपकी आंखों में जलन हो रही होगी। अगर आप 6 महीने में 24 महीने के बराबर काम करके आ रहे हैं, तो आप जब अपना जॉब शुरू कर रहे होंगे तब आपके पास मेरे ख्याल से 3 से 4 साल
की बराबर एक्सपीरियंस होगा और आपको स्मार्ट वर्क करने का तरीका आ ही जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है बच्चों। लोग सोच लेते हैं स्मार्ट वर्क मीन्स शॉर्ट वर्क या शॉर्टकट। नो, स्मार्ट वर्क शॉर्टकट नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों समझा पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने ऑन फिजिकली वो हार्ड वर्क किया है। जब मैं उस हार्ड वर्क को करके आया हूँ, हार्ड वर्क कम समय में ज़्यादा किया है, अब उसके तरीके को आपको सब सिखा रहा हूँ। आप अगर सीख गए तो आपका स्मार्ट वर्क है। आप ये जो ढंग से सुन रहे हैं ये आपका हार्ड वर्क है, लेकिन आपने उसको मान लिया, एग्जीक्यूट कर दिया कम समय में, तो ये आपका स्मार्ट वर्क है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो एक्चुअली स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बाद ही स्मार्ट वर्क आता है। इस चीज़ में आप कभी अपने को मिस कंफ्यूज मत करना, राइट? नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मैनेजमेंट के अंदर कोई भी चीज़ एक चीज़ से जुड़ी हुई होनी चाहिए। कोई भी सारा सिस्टम एक चीज़ से जुड़ा होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए। आपकी क्लास अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपकी बात को आपके इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट तक पहुंचा पाए, और आपके इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में जिस तक आप वो बात को पहुंचा रहे हैं वो भी उस व्यक्ति तक पहुंचा पाए, जिससे वो बात सारे लोगों तक पहुंच जाए। होता क्या है, सब अपना अपना अलग ग्रुप बना लेते हैं, हर जगह अलग अलग ग्रुप मिलते हैं, तो सेंट्रलाइजेशन ख़त्म हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूं पिज़्ज़ा हट, मैं आपको एग्जांपल दूं डोमिनोज, मैं आपको एग्जांपल दूं कोई भी रेस्टोरेंट का। आप जब अपना बर्गर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे होंगे तो आप देखेंगे उनका एक किचन है सेंट्रलाइज। आप ऑर्डर कहीं भी कर दें लेकिन वो जाएगा एक ही जगह, एक ही सेंटर पे, जिससे मिस कन्फ्यूजन नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब आप टिकट लेने जाएंगे तो आप ये नहीं कि उधर भी टिकट ले सकते हैं उधर भी टिकट ले सकते हैं, वहाँ एक सेंटर पॉइंट होगा जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। आप ऑनलाइन कहीं से भी टिकट बुक करा लें, किसी भी थिएटर की, किसी भी रेलवे की, किसी भी रेल की, किसी भी बस की, किसी भी जगह की, लेकिन एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम चल रहा है। इंटरनेट ने एक सेंट्रल सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पेटीएम से आपने मेहर टॉकीज़ की टिकट बुक करी, वही टिकट किसी ने किसी और ऐप से करी तो वो अलग अलग टिकट बुक हुई। अब आप दोनों गए वहाँ तो दोनों को एक ही सीट मिली हो, क्या ऐसा होता है? सोचिए ज़रा, हज़ारों लाखों फ़ोन लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक बार किसी एक व्यक्ति ने वो टिकट बुक कर दी तो किसी और को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम क्या है, एक ने बुक कर दी तो कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो किसी और को अलाउ नहीं करेगा उस टिकट को बुक करने का। एम आई राइट और रॉन्ग? तो सेम आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम आना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए सबके बीच। वहाँ सेंटर से ही सब कुछ शुरू होना चाहिए, सेंटर पे ही सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। इसलिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी घटित हो रहा है उसकी रिपोर्ट आपके मैनेजर तक ज़रूर पहुँचे। चाहे वो अच्छा घटित हो रहा है तो भी आप ज़रूर पहुँचाएं, कुछ बुरा घटित हो रहा है तो भी ज़रूर पहुँचाएं। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सशक्त रहता है। अगर गलत हो रहा होगा तो मैनेजर उसके ऊपर एक्शन लेगा और आने वाले समय में जो और दिक्कतें होने वाली हैं वो नहीं होंगी, और अगर अच्छा हो रहा है तो उसके लिए उसका रिवॉर्ड मिलेगा। सेंट्रलाइजेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपको यहाँ इंस्टीट्यूट में कोई दिक्कत होती है तो आपको पता है किससे बोलना है। अगर अभी सर नहीं है तो किससे बोलना है? वसीम सर नहीं है तो किससे बोलना है? तो ये क्या है, हमारा एक सेंटर पॉइंट है। अगर अभी सर भी होंगे ना तो सबसे पहले आपको किन से बोलना है? दीक्षिका मैम नहीं है तो फिर वसीम सर नहीं है तो एम आई राइट? इसी का एक और सिस्टम बताएगा, स्केलर चेन। नेक्स्ट है स्केलर चेन। हर चीज़ की चेन बनानी, जैसे मैंने अभी आपको चेन बता दी। हमारी एक चेन है, कोई भी बात पहले आप दीक्षिका मैम तक पहुंचाएं, फिर वसीम सर तक, दीक्षिका मैम वसीम सर तक पहुंचाएंगी, वो मेरे को तक पहुंचाएंगे। तो ये क्या है, स्केलर चेन। आपने देखा हो ज़्यादातर मैसेजेस जो डालते हैं वो दीक्षिका मैम डालती हैं, कुछ मैसेजेस वसीम सर डालते हैं, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके मैं डालता हूँ। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक स्केलर चेन है। स्केलर चेन का मतलब आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको एसोसिएट्स मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव्स मिलेंगे, फ्लोर मैनेजर्स मिलेंगे। फ्लोर मैनेजर्स के लेवल पे कैप्टन सुपरवाइजर्स होते हैं, इनके ऊपर फिर मैनेजर्स मिलेंगे, इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलेंगे। तो आपकी कोई कंप्लेंट है तो डायरेक्ट आप एडमिनिस्ट्रेटर तक नहीं जा सकते हो, मैनेजमेंट डायरेक्टर तक नहीं जा सकते हो। आपको किस तक पहुंचानी है? सबसे पहले आपको एग्जीक्यूटिव से बोलना है, वो नहीं मानेगा तो आपको सुपरवाइज़र से बोलना है, वो नहीं मानेगा तो आपको
वहाँ मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर से बोलना है, वो नहीं मानेगा तो आपको मैनेजर से बोलना है। या आपने कोई भी कंप्लेंट करी तो वो डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं पहुंचाएगा, आपने कोई भी कंप्लेंट करी तो आप अपने से ऊपर वाले को बताएगा। तो जब काम स्टेप बाइज चलता है, आप एक और एग्जांपल दूं, आपके अगर आसपास आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई दिक्कत हो तो क्या आप डायरेक्ट सीएम तक जाएंगे? किस तक पहुँचेंगे? पार्षद। या अगर कोई पुलिस प्रशासन से दिक्कत है तो आप पहले चौकी जाएंगे। चौकी में वो एक्शन नहीं ले जा रहा है, बड़ा एक्शन है तो आप थाना जाएंगे, उससे बड़ा एक्शन है तो आप एसएसपी के पास जाएंगे, उससे बड़ा एक्शन है तो आप डीजी के पास जाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? डायरेक्ट तो ये नहीं कि डायरेक्ट एसएसपी के पास चलेगी, एसएसपी आपसे बोलेगा पहले आप थाना चौकी में गए, नहीं सर हम तो डायरेक्ट, तो दैट्स नॉट ए स्केलर चेन। हर चीज़ का एक तरीका बनाया गया है। मैनेजमेंट का मतलब सिंपल सा है, तरीका। मैनेजमेंट का क्या मतलब है? तरीका। जो तरीका फॉलो करेगा वो आगे बढ़ेगा। आप लेट हो रहे हैं, आपको नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपको पढ़ाई अच्छी समझ नहीं आ रही, तो सिर्फ तरीका सही नहीं है, आपको तरीका बदलना उस चीज़ का। आपने तरीका बदला, सब कुछ सही। डन? एक बार खड़े हो जाइए, 3 बार मेरे साथ क्लैप करेंगे। दीपिका मैम दिखाएंगे बच्चों को क्लैप करते हुए। 1 2 3 एक साथ करेंगे मेरे साथ। 1 2 3 1 2 3 सिट डाउन। टेन पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? यहाँ ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है, हर चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए, हर चीज़ की जगह प्लेस होनी चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह प्लेस होनी चाहिए, हर चीज़ का ऑर्डर उसकी जगह पर होना चाहिए। अगर फ्लोर मैनेजर की जगह मैनेजर काम कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर की रेस्टोरेंट मैनेजर काम कर रहा है, अगर मान लीजिए डोर बॉय की जगह बेल बॉय खड़ा हुआ है, बेल बॉय की जगह कोई और है, तो क्या लगता है आपको काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो रवि का काम है वो रवि करें एज ए वाइस कैप्टन, जो कैप्टन अनीश का काम है वो कैप्टन करें, उसी जगह करें। जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप अगर उस काम को उसी जगह करते हो तो वो ऑर्डर में है। अगर चीज़ें ऑर्डर में चलेंगी, आपने देखा होगा रोड पे जाम क्यों लगते हैं? व्हेन यू गो आउट ऑफ ऑर्डर, जब आप ऑर्डर तोड़ते हो, जब कोई गाड़ी वाला लाइन की जगह दूसरी जगह से जाने लगता है तो सामने वाले का ऑर्डर खराब, तो जाम लगेगा। हम आउट ऑफ ऑर्डर क्यों होते हैं? हमें आपने देखा होगा लूज मोशंस हो जाते हैं, हम अपना ऑर्डर ख़राब कर देते हैं। किसी दिन बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, किसी दिन बिल्कुल कम खाते हैं, तो अंदर का ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाता है, चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर चीज़ें ऑर्डर हों, अपनी जगह हों, या आप बिल्कुल माइंड में मान लीजिए चीज़ें अपनी जगह पर होनी चाहिए, लोग अपनी जगह पर होने चाहिए, तो चीज़ें सही चलेंगी। आप देखेंगे भविष्य में आप जब कंपनीज में काम कर रहे होंगे, आपका बेल बॉय आपकी अपने प्लेस पर नहीं है, बस वहाँ से डिसमैनेजमेंट शुरू हो गया, मिसमैनेजमेंट शुरू हो गया। आप देखेंगे ये कहाँ गया, आप 2 लोगों से पूछेंगे, इतने में आपका जो काम है वो नहीं हो पाएगा, वो कस्टमर्स वहाँ खड़े होंगे, आप उसको ढूंढ के लेके आ रहे हैं, इतने में 5 कस्टमर और नेगेटिव हो गए। जब वो आ रहा है तो वो मिसप्लेस है। तो इसलिए शुरुआत से ही आपको चीज़ों को, लोगों को, अपने आप को ऑर्डर में रखना है। ऑर्डर में आप अपने आप को, ग्रूमिंग में भी ऑर्डर रखना है। आप अगर अपने आप में ऑर्डर में नहीं है, मान लीजिए आपका ब्लैक ब्लेज़र है, आप ब्लैक ब्लेज़र की ये ब्राउन ब्लेज़र पहना है, आउट ऑफ ऑर्डर गए आप, अब क्या होने वाला है? मैनेजर आपको 10 बातें सुनाएगा। आपने ऑर्डर ख़राब किया ना, तरीका ख़राब किया तो 10 सुनाएगा, और फिर आपको बदल के आना है, तो पहले ही अपना ऑर्डर ख़राब ही मत करो। आपको जो चीज़ बताई गई है, जैसे बताएगी, आपको वही फॉलो करनी है। यहाँ मैं सारी चीज़ों में एक आपको शुरुआत में ये बताना चाहूँगा, आप एक अच्छे मैनेजर तब बन सकते हैं जब आप सबसे पहले इन चीज़ों को खुद फॉलो करेंगे। अगर आप खुद फॉलो नहीं कर सकते तो आप किसी से फॉलो नहीं करा सकते, इस चीज़ को याद रखना। आपको आगे बढ़ने में, जितना भी आगे बढ़ना है, जितनी ज़्यादा आप सैलरी चाह रहे हैं, उससे 1000 गुना काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो सैलरी मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। चाहे आप बिजनेस करें या जॉब करें, आपको आगे बढ़ना है तो ये सारे कामों को सबसे पहले आपको खुद करना पड़ेगा। आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं नहीं करूँगा, करवाऊँगा। मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है टू गेट द वर्क डन, काम करवाना ही मैनेजमेंट है, काम करवाना मैनेजमेंट नहीं है। काम करवाना मैनेजमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि काम वही व्यक्ति करवा सकता है जो खुद बहुत अच्छे से उस काम को कर सकता है।
जिस व्यक्ति ने उस काम को अच्छे से नहीं करना सीखा है, तो कोई व्यक्ति तो उस काम को कैसे भी कर सकता है। और जब आपने उसे अच्छे से नहीं किया हुआ है तो आप अच्छे से सिखा भी नहीं पाएंगे, जब अच्छे से सिखा नहीं पाएंगे तो अच्छे से करवा नहीं पाएंगे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? आपको मान लीजिए 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, एक व्यक्ति काम कर रहा है। आपको अगर अपनी सैलरी 60,000 चाहिए तो कब मिलेगी बताइए? जब आप 4 व्यक्तियों का काम करेंगे। तो खुद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप 4 व्यक्तियों का 4 लोगों से काम करा पाएंगे, एक व्यक्ति जब 4 व्यक्तियों का काम करा पाएगा तभी तो आपको सैलरी मिलेगी। तो सोचिए, जब आप एक व्यक्ति का काम करने में इतनी टेंशन होती है, तो जब आप कंपनी से 500-500 लोगों का काम कराते हैं, लोग 500-500 लोगों से काम, सोचिए किस लेवल की पीपल स्किल चाहिए होती होगी। और ध्यान रखने का, जितने भी ऊंचे पायदान पे आप जाएंगे, नीचे पायदान के लोग आपको गाली देंगे, नीचे के पायदान के लोग आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अडेप्ट नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। लेकिन आपको उनके प्रति लगाव रखना है, उनके प्रति सम्मान रखना है, उनके प्रति रिस्पेक्ट रखनी है, उनके प्रति एक जुड़ाव रखना है, क्योंकि आप भी वैसे ही होगे तो आप भी वहीं पहुंचेंगे ना। फिर आपको उनसे ऊपर निकलना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज इक्विटी। सारी पॉलिसीज सबके प्रति इक्वल होनी चाहिए, सारी पॉलिसी प्रोसीजर सबके प्रति इक्वल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल। टेन्योर पर्सनल मीन्स आप लोगों को समय, जो भी उनका टेन्योर है, टेन्योर का मतलब होता है एक टाइम, उनको उनके अकॉर्डिंग, उनको उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग सम्मान, उनको उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग एक टाइम, टेन्योर, समय, वो उसे पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों को पता होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर आप हैं तो आपको 8 घंटे आपको लेबर लॉ से करना ही करना है, लेकिन एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे 8 घंटे आपकी ड्यूटी है तो आपको 8 घंटे ही करने, लेकिन आपको एक्स्ट्रा सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 4 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर टाइम से रिलेटेड है। इनिशिएटिव, शुरुआत करनी आपको आनी चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब है शुरुआत करना। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो टीम शुरुआत नहीं करेगी। किसी भी चीज़ में शुरुआत करने वाले बहुत कम होते हैं।